गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी मेंटर अंकिता आपको यहाँ फिजिक्स पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स में हम चल रहे हैं पार्ट ए के सेकेंड यूनिट पे, और सेकेंड यूनिट है हमारा सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। क्या है हमारा सेकेंड यूनिट? सेकेंड से स्टार्ट है, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्ट ए का यूनिट फर्स्ट जो है जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको हमने खत्म कर रखा है। ठीक है, तो आप उसको जाके तुरंत टारगेट सेमेस्टर के इस बैच पे जुड़ जाइए, सेकेंड सेमेस्टर के बैच पे, और वहां से फिजिक्स का जो यूनिट फर्स्ट का जितने भी लेक्चर हैं पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका पूरा टॉपिक वाइज सारे लेक्चर कंप्लीट कराए गए हैं, प्लस आपको पूरा थियोरेटिकल मिल जाएगा, मतलब एक एक पॉइंट कंप्लीटेड है। ठीक है, अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है या छूट जाता है तो आप तुरंत क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और ये सारे क्लासेस आपने अब उम्मीद है कि आपने ये बैच अभी तक आपने ले लिया होगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने ये बैच नहीं लिया है तो टारगेट सेमेस्टर पे जाके ये बैच तुरंत आप एनरोल करें या खरीद लें। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे सारे सिलेबस मिल जाएंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सभी के बेसिक सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, बॉटनी, बायो, में बायो की भी बात करूँ, ठीक है, तो उसके भी हमारे मेंटर्स हैं जो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे एक तो PYQ भी मिल जाएगा, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं, आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी कराए जाएंगे, और प्लस आपका पूरा क्लास नोट भी मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दोनों ही लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये पूरा PPT या आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे क्लास नोट्स में, और पढ़ाया भी जाता है तो इतना देख के पढ़ाया जाता है कि हमारे दोनों ही बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, तो आप तुरंत ये बैच में इनरोल करिएगा। और ये हमारा पार्ट ए का सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। अगर ये पार्ट ए का हमारा सेकेंड यूनिट खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग पार्ट बी में 2 यूनिट खत्म करेंगे। ठीक है, ऐसे फिर 2-2 यूनिट बच जाएगा लास्ट में। ऐसे क्या होगा ना कि दोनों पार्ट बी मतलब पार्ट का हम कुछ कुछ पोर्शन लगभग तय कर लिए रहेंगे। ठीक है, ताकि यूनिट टेस्ट वगैरह आपका हो तो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके देखेंगे। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट ए का यूनिट सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। क्लियर? तो हमने क्या किया था कि जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि हमारा फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो पूरा इसी बेसिस पे था कि हमारा कोई भी एनर्जी, ठीक है, नुकसान ना हो या हम क्रिएट ना कर सके। मतलब कहने का मतलब कि एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित था। ठीक है, ये पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये कंक्लूजन है, निचोड़ है, कि वो पूरा थर्मोडायनेमिक्स का जो नियम था वो इसी बेसिस पे था कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहे, मतलब हमारी एनर्जी क्या हो, नष्ट ना हो, वो कंजर्वेटिव रहे, मतलब सुरक्षित रहे। ठीक है, अब जब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ में हमको बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ इंट्रोडक्शन में, चलो हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, हमने जैसा कि पढ़ रखा था, क्या ठीक है, हमने क्या पढ़ रखा था कि फर्स्ट लॉ, देखो ध्यान से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ रखा था। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बेसिस पे था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके। अब देखो, लेकिन इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये तो बता दिया गया कि हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व्ड कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कोई भी मशीन वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये बताया गया है कि हमारा ये पूरा लॉ, फर्स्ट लॉ कहाँ पे लगाया जा सकता है और कहाँ पे नहीं लगाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब ये कहाँ कहाँ पे ये इसको लागू किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, या फिर हम यूं कहें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कारीगर है भी या नहीं। ठीक है, मतलब ये काम के लिए है भी या नहीं, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ये तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या किया है कि स्टेटमेंट दे दिया, चलो ये ऐसा ऐसा है, लेकिन हम सेकेंड लॉ में देखते हैं कि ये एक्चुअल में काम करता है कि नहीं। ठीक है, वर्किंग और नॉट,
ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ने से पहले ये देखेंगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये बच्चे नोट्स नहीं समझेंगे, ये बस आपको समझाने के लिए एज क्या है कि हमारा वो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन, समझ में आ गया। एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब थर्मोडायनेमिक्स में इसका क्या रोल है मैं बताती हूँ। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो अपने आप हो जाना, ठीक है, या फिर कोई मान लो कोई भी काम हो रहा है वो या तो अपने आप हो गया या थोड़ा सा पुश लग गया, मतलब उस पर कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या थोड़े से पुश के बाद वो काम होने लगा, समझ में आ गया, और वो काम पूरा कंप्लीट भी हो गया, तो वो क्या कहलाता है स्पॉन्टेनियस। क्या कहलाता है स्पॉन्टेनियस। जब हम नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि तब तक पुश लगता रहेगा जब तक वो काम क्या हो ना जाए, मतलब तब तक उस पर कोई भी फोर्स या फिर हम कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे वर्क होता रहे, समझ में आ गया, कुछ भी एनर्जी देना या फिर कुछ ऐसा हीट, तो उसकी वजह से क्या हो काम होता रहे, तो ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है जिस जो काम क्या हो स्वतः हो जाए, अपने आप हो जाए, या थोड़ा सा उसको उसकी जरूरत होती है और वो काम हो जाता है, तो ये क्या होता है स्पॉन्टेनियस और ये क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब हम आते हैं, यहाँ से देखो ध्यान से, ये दोनों किस पे डिपेंड करता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, मतलब कैसे काम हो रहा है, या तो अपने आप हो रहा है और या फिर एक रुक रुक के हो रहा है। अब मैं एक आपसे सवाल पूछूंगी कि मान लो क्या है, मान लो ये क्या है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका टेम्परेचर, ठीक है, और ये हमारा जो है मान लो कि ये हमारा हो गया, मान लेते हैं ये कोई वेसल है और इसका क्या है 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ दूसरा वेसल है और इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है टेम्परेचर है, ठीक है। अब मैं ये बात करूं कि इन दोनों में टेम्परेचर किधर से किधर फ्लो होगा, तो आप जाहिर सी बात करोगे कि जिधर हमारा टेम्परेचर अधिक है और जिधर कम है, तो अधिक से क्या हो रहा है कम की तरफ हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं अगर बात करूं कि आप ये बता दो कि किधर से किधर हमारा टेम्परेचर फ्लो होगा, तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि मैम जिधर टेम्परेचर हाई है हाई से लो तक जाएगा, ठीक है, तो आपने बोला कि टेम्परेचर इधर से इधर, हीट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है ये कब रुक जाएगा, ये तब रुक जाएगा जब ये दोनों ही क्या आ जाए इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, किस में आ जाए इक्विलिब्रियम, यानी इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए समान हो जाए। मान लो कि इसमें 30 हो गया, इसमें 40 हो गया, ये 40 हो गया, मान लेते हैं, अरे 50-50 भी हो सकता है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर आप देख लेना, तो ये हो गया हमारा 40-40, ठीक है। अब मान लो टेम्परेचर दोनों ही बराबर हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ दूं कि अगर ये बता दो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब बताओ कि मैंने ये बोल दिया कि क्या टेम्परेचर रिवर्स फ्लो करेगा, क्या ये टेम्परेचर रिवर्स फ्लो करेगा। ये मान लो मैंने बोल दिया कि यहाँ से टेम्परेचर क्या रिवर्स फ्लो करेगा कि नहीं, ये मुझे बता दो, तो आप बोलोगे नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। कई बच्चे ऐसे बोल भी देंगे कि हाँ फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा फ्लो ही नहीं करेगा, क्यों, ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी रिवर्स पॉसिबल नहीं है, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। नहीं समझ में आया, कई बच्चे टेम्परेचर वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो मैं एक बात बताती हूँ, मान लो कि दो रूम है, ठीक है, इस रूम में अलग तरह का गैस भरा हुआ है, ठीक है, और इस रूम में अलग तरह का गैस भरा हुआ है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है, जो आवारा किस्म के होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या होते हैं फ्रीली होते हैं ना, मतलब वो इधर उधर घूमने के लिए हमेशा फ्री रहते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है आवारा किस्म का, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, हमारा दो रूम है, यहाँ पे अलग तरह का गैस है और यहाँ पे अलग तरह का गैस है। हमने क्या किया, इन दोनों को खोल दिया यहाँ से, ठीक है। हमने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या हुआ, ये सारा इसमें मिक्स हो गया, ठीक है, या इसमें मिक्स हो गया। अब ये बताओ, ये रूम आपस में अगर दीवार हम हटा दें, ये आपस में क्या करते हैं, क्या करें, ये पूरा जोड़ दे, ठीक है। ध्यान से देखो, ये हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो ये बताओ, ये पूरा मॉलिक्यूल्स बराबर मात्रा में चारों तरफ फैलेगा कि नहीं, फैलेगा ना, यानी दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहे हैं, आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है। अब फिर मैंने बोल दिया कि इसके बीच में दीवार लगा दो, और फिर यहाँ पे एक दीवार लगा दिया, और फिर मैंने बोला कि अब इन दोनों गैस को अलग अलग कर दो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स को हम क्या करें, अलग अलग कर दे, सिर्फ एक दीवार खड़ा करके? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है, यानी रिवर्स प्रोसेस क्या है हमारा, पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? यही हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में मेन टॉपिक है कि हमारा रिवर्स मतलब रिवर्स जो हमारा है वो हमारा पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब कि हीट कैन बी चेंज इन वर्क, ओके, बट वर्क कैनॉट बी चेंज इन हीट। समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ? समझो कि जो हीट है, मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि बाइक बाइक का ले लेते हैं, बाइक हम लोग ले लेते हैं, बाइक स्टार्ट करते हो, आप क्या कर रहे हो, किक मार रहे हो, वो जितना किक मारो वहां पे एक स्पार्क जनरेट हो रहा है, और वो जाके जब स्पार्क जनरेट हो रहा है तो वो बाइक स्टार्ट हो जा रही है। समझ में आया? जब बाइक स्टार्ट हो रही है यानी बाइक वर्किंग मोड में आ गई, बाइक क्या कर रही है, वर्क, यानी हीट क्या हुआ, ट्रांसफर इनटू वर्क। लेकिन हम बाइक चला रहे हैं, अब मैं ये सोचूं कि चलो हमारा किक अपने आप लग जाए या फिर हीट उसमें स्पार्क होने लगे, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं, नहीं ना। अच्छा चलो मैं एक सादा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये हमारा हाथ है, हमको क्या करना है कि मैं वर्क कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी, ये ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है, इसको सही करो फिर से, स्टेटमेंट मैंने ध्यान नहीं दिया। ये क्या है हमारा, वर्क, और ये क्या हो गया हमारा, हीट, ठीक है, और ये क्या हो गया, वर्क कैन बी चेंज इन हीट, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये वर्क है, ये हम क्या कर रहे हैं, वर्क कम कर रहे हैं, और ये क्या हो गया, ये दोनों ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे रब कर रहे हैं, ठीक है। जब रब कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, यानी वर्क कैन बी चेंज इन हीट बट हीट कैन नॉट बी चेंज इन वर्क। वही मैं बाइक में भी एग्जाम्पल, सॉरी, बाइक में भी एग्जाम्पल क्या दे, हम लोग वर्क करते हैं, वो हीट में चेंज होता है, स्पार्क हुआ, बाइक स्टार्ट हो गई, ठीक है। लेकिन क्या बाइक चल रही है और हीट हो रहा है तो क्या ये वर्किंग मोड में आएगा? नहीं आएगा। क्या किक अपने आप लगना शुरू होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे, और ये हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है, अब मैं ये क्या करूं कि ये हीट है, या फिर हम क्या करें, किसी हीटर के आगे ले जाके अपना हाथ सेके, तो क्या हमारा हाथ अपने आप ऐसे ऐसे करना स्टार्ट हो जाएगा, वर्किंग मोड में आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वर्क ओनली कैन बी चेंज इन अ हीट बट हीट कैन नॉट बी चेंज इन अ वर्क। ये हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का मेन स्टेटमेंट है, और इसी पे पूरा हमारे बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, जैसे क्लासियस ने, केल्विन ने, ठीक है, इन्होंने अपना अपना स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो कि हमारा सिंक और सोर्स की बात करते हैं, ठीक है। मान लो क्या हुआ कि सिंक और सोर्स हमारा क्या होता है, परफेक्टली कंडक्टिंग होता है, और सिंक भी हमारा क्या होता है, परफेक्टली कंडक्टिंग होता है। ये तो बात आपको पता है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता रखा है, यूनिट फर्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता है कि हमारा जो पूरा परफेक्टली कंडक्टिंग बॉडी है वो क्या करता है, हीट ट्रांसफर करता है। लेकिन सोर्स में क्या होता है, वो एक्सपेंशन, जब हम वेट हटाते हैं तो एक्सपेंशन होता है,
एक्सपेंशन की वजह से हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है, यानी वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम सिंक की बात करते हैं तो जब हम उस पर वेट रखते हैं तो वो नीचे दबता जाता है, तो हीट एनर्जी क्या करेगा, वो रिजेक्ट करेगा, ठीक है। जब एनर्जी हीट को रिजेक्ट, मतलब हीट ऐसे रिजेक्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब मैंने बोल दिया कि वहां से क्या हो रहा है, वर्किंग हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्किंग हो रहा है। तो मान लो कि हम वर्क कर रहे हैं और वहां पे हीट जनरेट हुआ, हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, या फिर हीट हम ले रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हीट दे दें और वहां पे हम देखें कि वर्किंग अपने आप हो जाए, पिस्टन ऊपर नीचे हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इसी के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट हम देखेंगे कि क्या ही स्टेटमेंट है। जैसे सोर्स में ये हो गया था कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमारा क्या होता है, मूव करता है, ठीक है, कोई भी हीट क्या होता है, मूव करता है। लेकिन जब हम क्लासियस का स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें कुछ अलग पढ़ेंगे, वो हम देखते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के साथ साथ देखते चलेंगे। अब यहाँ पे आता है हमारा the second law is generalization of a certain experience and observation concerned with the direction in which energy transfer take place. The law has been stated in a number of ways which means the same thing. कहने का मतलब है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसको बहुत जगह से ऑब्जर्व किया गया, बहुत अनुभव किया गया, और उसके बाद इसको क्या किया गया, इसको बहुत तरीके से डिफाइन किया गया, बस एक ही चीज को डिफाइन किया गया। समझ में आया, क्लियर है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि केल्विन ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कैसे डिफाइन होती है, ठीक है, या उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी हीट इंजन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वर्किंग सबस्टेंस, जो मतलब कार्यशील पदार्थ है या जो भी है, तो जो भी वर्किंग सबस्टेंस है उसमें से जब उष्मा निकलती है, ठीक है, तो उसका एक भाग क्या होता है, कार्य परिवर्तित करता है और शेष भाग कम तापमान पर सिंक में अस्वीकार कर देता है। मैं जैसा कि अभी बताती हूँ, देखो कैसे। मान लो ये क्या है, ये इधर है, ठीक है। अब ये बताओ, ये हो गया हमारा सोर्स, ठीक है, ये हो, सॉरी, ये हो गया सोर्स और ये हो गया सिंक, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना, ये हो गया वर्किंग। अगर यहां से वर्किंग, एक मिनट हम क्लियर जगह पे बनाते हैं, ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं। ओके, ध्यान से समझना, ये है वर्किंग, ये है सोर्स, और ये हमारा क्या है, सिंक। ये मान लो सिंक हो गया, और ये क्या हो गया, सोर्स हो गया, और ये क्या है, वर्किंग सबस्टेंस। यहाँ से वर्क हो रहा है। जब यहाँ से W दिया गया, सॉरी यहाँ पे Q1 दिया गया, हीट क्या दिया गया, हीट दिया गया। जब ये वर्किंग सबस्टेंस क्या कर रहा है, हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उष्मा निकलता है, हीट वहां से निकल रही है, तो अनदर बॉडी में क्या हो जाएगा, वो थोड़ा तो वर्क करेगा, काम में हो जाएगा, ठीक है। पूरा देखो, पूरा हीट तो वर्क में चेंज होगा नहीं, कुछ ही हीट क्या होगा, वर्क में चेंज होगा, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंजन की वो पूरा हीट क्या हो जाए, वर्क में चेंज हो जाए। समझ में आ गया, वो थोड़ा हीट क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये थोड़ा हीट क्या हो गया, Q1 दिया, और ये थोड़ा वर्क में चेंज हो गया, ठीक है। फिर ये सिंक के पास आया, ध्यान से देखो, ये फिर क्या हो गया, यहाँ पे सिंक, ये वर्किंग में चेंज हो गया, यहाँ सिंक के पास आया, और ये आ गया Q2, जो बचा हुआ हीट है वो आ गया Q2। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, यानी Q1 किसके बराबर है, ध्यान से देखना, वर्क डन के बराबर है, और प्लस जो Q2 अदर हीट क्या हो रहा है, बाहर सिंक में जा रहा है, उसके बराबर। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा। तो अगर हम यहाँ से वर्क डन निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा कि नहीं, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यही केल्विन का स्टेटमेंट है। क्या है, फिर से देख लो कि इन अ हीट इंजन, उष्मा इंजन में वर्किंग सबस्टेंस क्या करता है, ही जो वर्किंग सबस्टेंस है, जो हीट निकलता है, उष्मा निकलता है, वो कन्वर्ट होता है, उसका एक पार्ट वर्क में, और दूसरा जो रिजेक्ट होता है वो सिंक द्वारा रिजेक्ट होता है, और सिंक एट अ लोअर टेम्परेचर वो क्या होता है, Q2 होता है। यानी जो बचा हुआ हीट होता है वो सिंक में क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है,
और रिजेक्ट क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता, सॉरी कंप्रेशन होता है। क्या होता है? आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। यानी जब वहां पे वजन बढ़ रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है? हम हीट बाहर निकल रहा है ना, रिजेक्ट कर रहा है हीट को, ठीक है, वो ले नहीं रहा है, क्योंकि बाहर ऊपर के मॉलिक्यूल्स को अंदर भी तो जाना है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये हमारी किसने बताया था? लॉर्ड केल्विन ने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ था, ठीक है। अदर स्टेटमेंट में देखेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है केल्विन के स्टेटमेंट तक? और हमको लग रहा है कि अब आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। ओके पहले प्लैंक का स्टेटमेंट देखते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? नाम नहीं लिखा है, ठीक है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, रुको मैं बताती हूँ, ठीक है। पहले हम प्लैंक का स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन which working in a complete cycle will produce no other than the raising of weight and cooling of heat reservoir, ठीक है। ये इसको भी हम बताते हैं, देखो ध्यान से। ये आपको स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। मैं स्टेटमेंट इस पे एज इट इज कैसे लिखी हूँ, क्यों लिखी हूँ? क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट एज इट इज मतलब पेपर में भी लिखना है। समझ में आ गया? आपको एग्जामिनेशन पेपर में भी एज इट इज उतारना ही है। समझ में आ गया? इसलिए मैंने एज इट इज लिख भी दिया है, ठीक है। अब ये ना समझना है कि मैम ने क्या किया है, इसको बुक से लिख दिया है, पर ये ऐसा ही स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये समझो, ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जो एक पूर्ण चक्र में काम करते हुए वजन बढ़ाने और ताप भंडार को ठंडा करने के अलावा कोई प्रभाव पैदा नहीं करेगा, ठीक है। कह रहा है पहले तो एक चीज समझो कि कोई भी ऐसा इंजन वर्ल्ड वाइड, कोई भी ऐसा इंजन नहीं हो सकता जो क्या कर सके, एकदम 100% इफिशियंसी दे सके। समझ में आया? कोई भी दक्षता, इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ कि कम लेना और ज्यादा देना। कहने का मतलब कि कम खा रहे हो और ज्यादा एनर्जी क्या कर रहे हो, आप बाहर निकाल रहे हो, यही ना होता है इफिशियंसी। तो कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो इतना इफिशियंट है वो क्या कर सके, जो 100% पूरा इफिशियंसी के काम कर सके। समझ में आया? पूरा वर्क डन वो 100% दे सके, या फिर हम ये कहें जीरो दे सकते हैं। इतना कम भी नहीं करेगा जीरो, और इतना ज्यादा भी नहीं कि 100% पूरा इफिशियंसी दे सके। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसा इंजन है जो एक पूरा काम करने में, पूरा साइकिल चलने में, ठीक है, वो सिर्फ इतना काम नहीं करेगा कि वजन बढ़ाएगा या ताप भंडार को ठंडा करने के अलावा कोई प्रभाव पैदा नहीं करेगा, ठीक है। वो और भी प्रभाव पैदा करेगा, जैसे वर्किंग मोड में आ सकता है, हीट को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, या हीट को क्या करेगा, वो ऑब्जॉर्ब कर। समझ आया? सिर्फ उसका इतना काम नहीं है कि वो क्या करे, हीट को ठंडा करे, मतलब हायर टू लोअर जाए और हीट को क्या करे, बराबर सप्तापी पे लेके आए, ठीक है। सिर्फ इतना ही काम नहीं है, और वजह उसका वजन बढ़ाना। कोई भी इंजन ऐसा होता है, मतलब वो कोई भी ऐसा इंजन है, वो क्या करेगा, वो अलग प्रभाव, अपना अलग इफेक्ट भी डालेगा। समझ में आ गया? यानी हम ये कह सकते हैं वो 100% इफिशियंट नहीं हो सकता है कि जो हम काम कराना चाहिए सिर्फ वही काम करे और उसका कोई और प्रभाव नहीं पड़े। समझ में आ गया? ये एक लाइन में मतलब समझ दो। ये कौन है? प्लैंक का स्टेटमेंट है, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड मुझे ये देखने दो कि ये किसका स्टेटमेंट है, एक सेकेंड। क्लास लगा हुआ है मैम। ये दोबारा वाला कब पढ़ाएंगे? अरे मैम आप वो डाली हैं तो क्या किए हैं, उसका नाम नहीं लिखी हैं। मैंने नहीं बनाया। कौन बनाया? अरे अब ढूंढने में मेरे को टाइम लगेगा। मैम गई क्या? मैं दूसरा बना रही थी, मैं दूसरा हम्म, प्लैंक स्टेटमेंट है और ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, ठीक है।
ओके, क्या लिखा है? इट इज इम्पॉसिबल टू गेट अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ अ वर्क फ्रॉम अ बॉडी बाय कूलिंग इट टू अ टेम्परेचर ऑफ लोअर देन दैट इट्स सराउंडिंग। ओ सॉरी, ये भी क्या है, हमारे लॉर्ड केल्विन का ही स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं एक और चीज था ना, हमारा प्लैंक और केल्विन दोनों लोग का क्या था ना कि मैच स्टेटमेंट आया था, दोनों लोग का एक साथ करके स्टेटमेंट आया था। उस स्टेटमेंट को यहाँ पे नहीं लिखा गया, मैं उस स्टेटमेंट को आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा प्लैंक स्टेटमेंट, सॉरी केल्विन स्टेटमेंट का ही एक भाग है। अभी देखो यहाँ पे समझो, it is impossible to get a continuous supply of work from a body by cooling it to a temperature lower temperature than that of its surrounding। कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारा पूरा सराउंडिंग है, ठीक है। अब सराउंडिंग का एक अपना टेम्परेचर होगा, चारों तरफ जो भी हमारी एरिया है उसका एक अपना टेम्परेचर होगा, ठीक है। मान लो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है और यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कूलिंग करना है, तो इस पे अगर हम लोअर टेम्परेचर रख दें, मान लो T2 इज लेस देन T1, तो क्या यह क्या करेगा, अपना सप्लाई करेगा, वर्क डन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी ये सराउंडिंग के ताप की तरफ क्या होगा, इधर से इधर फ्लो होगा, कभी भी यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं होगा। मतलब लोअर टेम्परेचर से क्या होगा, हायर टेम्परेचर पे नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, लिखा है कि इट इज इम्पॉसिबल, ये एकदम इम्पॉसिबल है कि अगर सराउंडिंग का ताप जो है हमारा क्या है कुछ, तो कोई भी कूलिंग, मतलब कोई भी बॉडी ऐसे है कि कूलिंग पे लगा दिया गया है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो कोई भी काम करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का जो तापमान है उससे क्या होगा, वो फ्लो करेगा, क्योंकि उसका हायर टेम्परेचर है, जाहिर सी बात है इसको कूल कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर लोअर है। और हमेशा हीट किधर से ट्रांसफर होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। समझ में आ गया? तो ये हमारे केल्विन साहब ने बताया था, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। अब आता है प्लैंक केल्विन स्टेटमेंट। क्या आता है? प्लैंक केल्विन स्टेटमेंट। उन्होंने बोला कि ये ऐसा भी कोई इंजन, मतलब मैं वही जो आपको बार बार बता रही हूँ कि ठीक है, क्या बता रही हूँ कि कोई भी ऐसा इंजन इम्पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना जो क्या करे, पूरे एक साइकिल में वो रिजर्वियर जो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो उतना ही वर्क डन करे जितना कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो कोई भी ऐसा हमारा वो नहीं है, मशीन नहीं है या फिर इंजन नहीं है जो क्या करे उतना ही कर सके। एक ही बात को घुमा घुमा के हर तरह से अपनी स्टेटमेंट पे उन्होंने उन लोगों ने दे दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासियस स्टेटमेंट, ठीक है। हम एक और चीज पढ़ेंगे यहाँ से, क्लासियस इनइक्वालिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्लासियस ने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा था कि कोई भी ऐसे सेल्फ एक्टिंग मशीन जो होती है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि according to Clausius, it is impossible for a self-acting machine working in a cyclic process unaided by external agency to transfer heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature। ठीक है, उन्हें बताया था कि कोई भी ऐसी मतलब मशीन है जो स्वतः चलित है, मतलब कहने का मतलब जो खुद पर खुद चल रही है, ठीक है। और वो ये क्या कर रही है, एक साइकिल को कंप्लीट कर रही है। तो उसमें बाहरी एजेंसी की सहायता के बिना, मतलब अगर हम उस पर कोई भी बाहरी सहायता न करें अगर, ठीक है, यानी बाहर से कोई एनर्जी फोर्स या कुछ भी ऐसा न लगाए, तो वो कम तापमान पे एक शरीर से उच्च तापमान पे एक शरीर में गर्मी गर्मी स्थानांतरित करना असंभव है। वही बात कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी बाहरी कोई काम ना करे या बाहरी उस पर कोई भी ऐसा पुश न लगाए किसी भी मशीन पे, तो वो क्या करेगा, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बिल्कुल भी क्या करेगा, अपनी हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा। सेम चीज इन्होंने भी घुमा के बोल दिया, ठीक है। ये भी उनका एक स्टेटमेंट है। बस उन्होंने ये बोल दिया कि कोई भी अगर साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है तो उसमें तो हीट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि जब तक उस पर क्या हो रहा है कि कोई भी बाहरी, अगर बाहरी लगा दे तो वो क्या होगा, हो सकता है कि एक जगह ऐसा पॉसिबल हो जाए कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में जाने लगे। समझ में आ गया? लेकिन इसमें उन्होंने बोल दिया कि कोई भी ऐसा साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है और उसमें अगर कोई भी बाहरी जब तक उस पे से फोर्स या कुछ भी ऐसा न लगाया जाए, काम न किया जाए, तो वो क्या करेगा, तो वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक बिल्कुल भी हीट प्रोवाइड नहीं करेगा। ये हमारे क्लासियस हमने स्टेटमेंट दिया था अपना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा
कि एक ही स्टेटमेंट है और इसका एक ही बनता है कि W इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q1 माइनस Q2। क्या होता है, Q1 माइनस Q2। जैसा कि आप सभी को पता है कि इफिशियंसी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, Q2 अपॉन Q1 होती है। तो सबके कहने का मतलब ये है कि Q2 कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता है और हमारा इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। हमारा जो गिवन हीट है, मतलब जो बाहर हीट जाएगा, जो सिंक में जो रिजेक्ट होगा, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। और जो हमारी इफिशियंसी है वो कभी भी क्या हो सकती है, हमारी 100% नहीं हो सकती है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। ठीक है, ये होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप क्लासेस इनइक्वलिटी की भी बात करेंगे, जहाँ पे आपके जो क्लासेस साहब ने उन्होंने बताया था कर्नाट साइकिल में चेंज इन एंट्रोपी होती है, वो कैसे क्लासेस इनइक्वलिटी में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, ये आप लोग देख सकते हो एस बी। एक सेकेंड, क्या देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि एस बी माइनस एस ए इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए टू बी पार्शियल ये क्या है हमारा डिफरेंशिएशन, या फिर इसको कहते हैं क्रॉनिकल डेल्टा। क्या कहते हैं, क्रॉनिकल डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं इनइक्वलिटी पढ़ाऊंगी तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये चीज आपको समझ में आ गया कि हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमको बताता कैसे है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर वो कैसे कैसे काम करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किस पे बेसिस था, बता दो तो हमको। ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स उसी को डिफाइन कर रहा है कि ये कहाँ कहाँ कैसे जा सकता है, या किस इंजन में इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में बहुत लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि केल्विन साहब ने, क्लॉसियस साहब ने और प्लैंक साहब ने। ठीक है, एक और स्टेटमेंट है जो प्लैंक और केल्विन का जो मिलजुल के आता है, वो स्टेटमेंट ऐसे ही है कि कोई भी ऐसा भी इंजन हम नहीं बना सकते जो इतना मतलब इक्विवेलेंट वर्क डन करे कितने के, कि जितना हम हीट उसको देते हैं। जो ओवरऑल सबका स्टेटमेंट यही कहता है, घुमा फिरा के यही होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ भी, और थोड़ा हम इसको देखेंगे आगे तक। ठीक है, इससे पहले आप एंट्रोपी समझ लेना कि एंट्रोपी होता क्या है। आप ये देख रहे हो ना इंजन, ये टेम्परेचर T2 है, ये T1 है। ठीक है, यहाँ से देखो, आप ध्यान से देखना कि कोई भी इंजन है क्या कर रहा है, हीट ले रहा है, वर्क कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, थोड़ा सा हीट रिजेक्ट कर रहा है। इसमें भी देखो, इसमें भी वही चीज हो रहा है। समझ में आ गया। तो ये चीज हम बताएंगे। हमेशा क्या होता है, Q2 इज द ग्रेटर देन Q1। ऑलवेज क्या होता है, Q2 ग्रेटर देन Q1। ठीक है, हम इसको बाद में आपको बताएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि वो तो कुछ में वर्क में चेंज होता है। आज के लिए बस इतना, आप देख लेना आगे। ठीक है, और आगे आप पढ़ते रहना, बुक भी देखते रहना, और आगे हम आपको पूरा नेक्स्ट लेक्चर भी कंप्लीट कराते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं पे टारगेट सेमेस्टर पे, और आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कीजिए। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।